हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड की गैसेस स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस, सामान्य ताप और दाब पर। ठीक है, तो द्रव जो गैस है, उस गैस के कणों के मध्य या गैस के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल बहुत कम होता है और उनके वो बहुत अधिक गतिशील होते हैं और उनका गैसों का जो घनत्व है वो भी बहुत कम होता है। इनकी कोई निश्चित आकृति या आयतन इनका नहीं होता है। जिस आयतन में इनको रखा जाता है उसी में ये अपना वही आयतन इनका हो जाता है। गैसें जो है वो अधिक संपीड्य होती है। गैसें दो प्रकार की होती है: आदर्श गैस और वास्तविक गैस। आदर्श गैस के जो नियम हैं उनका पालन करती हैं और जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस के नियम का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए, आदर्श गैस की जो नियम है उसमें बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम होता है। तो बॉयल का नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर या निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम ये कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन होता है वो उसके ताप के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से जो अवोगाद्रो का नियम है वो ये कहता है कि निश्चित ताप व दाब पर किसी गैस का जो आयतन है वो उसके मूलों की संख्या के समानुपाती होता है या उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, इन तीनों नियमों को मिलाते हैं तो हमारे पास में देखिए जो आयतन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मोलों की संख्या, T परम ताप और P इसके समानुपाती और P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो PV कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ R होता है, इसे गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो PV इक्वल टू nRT। ठीक है, ये जो समीकरण होता है इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं और यह समीकरण किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन, दाब और परम ताप के संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम गैस कांस्टेंट है उस गैस कांस्टेंट की डायमेंशन और उसकी नेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो PV इक्वल्स टू nRT, R इक्वल्स टू PV अपॉन NT। P क्या है? प्रेशर, दाब इंटू आयतन अपॉन मोल इंटू ताप। दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो कार्य, जो कि ऊर्जा, कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो R की जो विमाएँ है वो ऊर्जा प्रति डिग्री प्रति मोल होगी। अब जो न्यूमेरिकल वैल्यू है R की वो निकालने के लिए तीन मेथड है। एक तो लीटर वायुमंडल के द्वारा, वॉल्यूम लीटर में हो और दाब वायुमंडल में हो, CGS पद्धति में और SI पद्धति में। तो देखिए, लीटर वायुमंडल में से इसका जो है निकाला जाता है तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर या 273.15 केल्विन ताप पर, परम ताप पर तथा 1 वायुमंडल दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। मतलब ताप और दाब की जो परिस्थितियाँ निश्चित कर दी जाती है तो एक गैस का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ये किसने बताया था? अवोगाद्रो ने बताया था। ठीक है, तो R इक्वल्स टू 1 इंटू 22.414 लीटर अपॉन 1 इंटू 273.15। तो इसकी वैल्यू आती है, यहाँ पे मैंने 82.1 सेंटीमीटर क्यूब वायुमंडलीय दाब के इनवर्स और मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद में CGS पद्धति में इसकी वैल्यू निकालते हैं तो R इक्वल्स टू 1.8987 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। SI पद्धति में निकालते हैं तो 8.3 JK इनवर्स मोल इनवर्स। अब हम चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, ये जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम, गैलोसॉग का नियम, ये जो नियम दिए गए थे जो कि आदर्श गैस के नियम हैं, इन नियमों का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था। ठीक है, तो इसका सैद्धांतिक आधार जो है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के द्वारा दिया गया। ये सिद्धांत जो है सबसे पहले डी बर्नौली ने दिया था।
उसके बाद में इसका जो विकास है, इसका जो आगे प्रतिपादन किया गया वो क्लॉसियस, वॉन डर वाल, बोल्ट्जमान और मैक्सवेल ने किया। ठीक है, और इसकी जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो ये हैं कि प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इनको हम अणु कहते हैं। ये अणु जो एक गैस के जो सभी अणु होते हैं वो समान होते हैं यदि एक ही गैस है तो, परंतु अन्य अलग अलग गैसों के अणु अलग अलग होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ कण माने जाते हैं और इनमें किसी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल नहीं पाया जाता। ठीक है, और कणों की परस्पर टक्कर में गतिज ऊर्जा में क्षति नहीं होती है। और गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य माना जाता है या होता है। ठीक है, गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में गति करते हैं और पात्र की दीवारों से टकराकर अपनी दिशा बदल लेते हैं, परंतु अणुओं के वेग समान नहीं होता है। तो गैस का जो दाब होता है वो अणुओं के पात्र की दीवारों पर जो हिट करते हैं, उससे प्रहार करते हैं, उसके परिणाम से होता है। और इनकी गैस के अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा जो होती है गैस के परमताप के समानुपाती होती है। इसकी गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, मतलब जो गतिज ऊर्जा है वो T के समानुपाती होती है। अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन है, काइनेटिक गैस इक्वेशन का कैलकुलेशन कैसे किया गया, इसको व्युत्पन्न कैसे किया गया। तो मान लीजिए आपके पास एक जो है घनाकार एक पात्र है, उस पात्र में गैस भरी हुई है, गैस के अणु हैं। तो हम पात्र की जो किनारे हैं वो L लंबाई के हैं। इसमें हमने यहाँ पर एक कण को या एक अणु को ले लिया जिसका वर्ग माध्य मूल वेग c है और इसके जो घटक हैं वो x, y और स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z, जो कि x, y, z एक्सिसों के समानांतर हैं। अब देखिए इसमें जो अणु का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m है और इसमें n अणु हैं। तो अब देखिए कि जो अणु है वो जो घटक वेग है x, स्मॉल x, पात्र की दीवार m, यहाँ पे पात्र की दीवार देखिए m है, दीवार m और n है। m और n दीवार पर टकराता है। तो माना कि दीवार m की ओर ये गति करता है और गति करके उससे टकराता है। तो टकराने से पूर्व इसका संवेग कितना हुआ? m उसका द्रव्यमान है और x उसका वेग का घटक है, तो m इंटू एक्स हो गया। और दीवार के टकराने के पश्चात m दीवार से टकराया, टकरा करके उसके पश्चात इसका संवेग क्या हो गया? माइनस, डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस mx होगा। और टक्कर क्या है? पूर्णतः प्रत्यास्थ है, इसलिए एक टक्कर के पश्चात इसका संवेग क्या हो गया? mx माइनस mx मतलब 2mx हो गया। ठीक है, इसलिए एक सेकंड में, अच्छा इसकी जो घन है, घन आकृति का पात्र है, तो घन की आकृति जो किनारे हैं उसकी लंबाई क्या है? l है। तो एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या x/l। x क्या है? वेग का घटक है। x जो अक्ष है उसके समानांतर जो x वेग का घटक है x/l। ठीक है, तो एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या x/l और एक टक्कर में संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? 2mx। ठीक है, तो प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? 2mx को मल्टीप्लाई कर दो आप इसके टक्करों की संख्या से, तो x इंटू एल, तो 2mx²/l। इसी प्रकार से y जो अक्ष है उसमें जो y घटक है वेग का, उसका प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन आएगा।
इसी प्रकार से जेड अक्ष में जेड जो स्मॉल जेड जो उसका वेग का घटक है उसमें भी प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन होगा। तो कुल परिवर्तन कितना हुआ, 2mx स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2my स्क्वायर अपॉन एल प्लस 2mz स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, तो इसमें 2m अपॉन एल कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो सी क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग, स्क्वायर मीन रूट वेलोसिटी, और ये आ गई। इसके बाद में देखिए, अब चूंकि इसमें n अणु है उसके लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन कितना हुआ, वो उसका बल हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो n से, तो 2mc स्क्वायर अपॉन l। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल से इसको डिवाइड कर देंगे, इसका भाग लगा देंगे तो आपके पास दाब आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो 6 इंटू एल स्क्वायर से इसका भाग कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 2mc स्क्वायर अपॉन सी एल क्यूब। अब एल क्यूब क्या होता है, घन का आयतन होता है। तो इसको हमने mnc स्क्वायर अपॉन 3v, ठीक है। तो पी वी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/3 mnc स्क्वायर। यही अणुगति समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल एम क्या है, अणु का द्रव्यमान, n क्या है, मोलों की संख्या। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, उसका द्रव्यमान। ठीक है, तो नहीं सॉरी, स्मॉल एम इंटू एन, तो m इंटू एन क्या हो जाएगा, उसका अणुभार हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको पी वी इक्वल्स टू 1/3 mc स्क्वायर भी करते हैं। v को नीचे ले जाएंगे तो m अपॉन वी, द्रव्यमान बटा आयतन क्या होता है, घनत्व। तो p इक्वल्स टू 1/3 dc स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन ये तो हो गई आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस के नियमों की बात। अब जनरली क्या होता है कि जो आदर्श गैस, जनरली हमारे पास जो गैसेस होती है, वास्तव में जो गैसेस होती है वो आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती हैं। ठीक है, तो डेविएशन कैसे होता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो इसमें देखिए बॉयल के नियम का हमें पता ही है कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बॉयल के नियम का डेविएशन कैसे होता है, तो जनरली अमेगेट ने एक भिन्न भिन्न गैसों के लिए एक वक्र बनाया प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में। तो निश्चित ताप पर गैस का दाब और आयतन का गुणनफल दाब के सभी मानों के लिए स्थिर होना चाहिए। आदर्श गैस में तो स्थिर होता है, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। तो पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है तो एक पी के समानांतर, प्रेशर के समानांतर एक वक्र आना चाहिए। लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ऐसा नहीं आता है। तो इसमें देखिए जो हीलियम नियोन और हाइड्रोजन, इसके लिए तो इसका कम दाब पर भी इसका पॉजिटिव मान होता है। किसका, जेड का। जेड क्या है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आइडियल, मतलब वास्तविक गैसों का आयतन अपॉन आदर्श गैस का आयतन होता है। तो जो हीलियम, नियोन और हाइड्रोजन गैस हैं उनके लिए तो इस डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ ग्राफ आता है। और जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस होती हैं उनके लिए पहले पीवी का मान, जब प्रेशर का मान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, तो पहले इसमें पीवी के मान में कमी आती है और फिर उसके बाद में बढ़ता है। ठीक है, तो जो वास्तविक गैसें हैं वो प्रेशर के समानांतर ग्राफ प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो इसलिए ये बॉयल के नियम का डेविएशन हो गया, उससे विचलन हो गया। इसलिए वास्तविक गैसें आदर्श गैस से विचलन प्रदर्शित करती हैं, समान नहीं होती हैं। तो इसमें जेड क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, संपीड़ितता गुणांक है। और इसका जो आदर्श गैस के लिए इसका मान तो 1 होता है,
लेकिन जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 गैसें हैं उनके लिए कम दाब पर इसका मान जेड का मान 1 से कम होता है और अधिक दाब पर इसका एक मान 1 से अधिक हो जाता है। तो जिनका मान जेड का मान 1 से कम होता है वो अधिक संपीड़ितता प्रदर्शित करती हैं और उनका कम दाब पर वो आसानी से द्रवित हो जाती हैं। इसी प्रकार से जेड का मान यदि 1 से अधिक होता है तो वो कम संपीड़ितता प्रदर्शित करती हैं और अधिक जो उनका जो कि कम दाब पर भी पीवी के मान में कमी नहीं आती है, इसलिए आसानी से द्रवित नहीं होती है। इसी प्रकार से टेम्परेचर का देखिए कि जो बॉयल टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, तो इसमें क्या होता है कि बॉयल टेम्परेचर किसे कहते हैं? बॉयल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें कि जिस ताप पर वास्तविक गैसें जो हैं दाब के छोटे से अंतराल में आदर्श गैस का पालन करती है, उसे हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अमेगेट ने एक ऐसा कर्व बनाया, अमेगेट ने नाइट्रोजन के लिए एक कर्व बनाया प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वास्तविक गैस जैसे कि नाइट्रोजन है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दाब के बहुत छोटे से अंतराल के लिए वो वास्तविक गैस भी आदर्श गैस जैसा व्यवहार प्रदर्शित करती है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर वो आदर्श गैस का व्यवहार प्रदर्शित करे उसे हम बॉयल टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही चार्ल्स के नियम का विचलन कैसे हुआ? तो चार्ल्स का नियम हमें पता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो उसके परमताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि दाब के सभी मानों के लिए किसी भी गैस के आयतन में प्रति डिग्री परिवर्तन 1/273वां होना चाहिए, लेकिन दाब के सभी मानों के लिए ऐसा नहीं होता। दाब बढ़ाने पर गैस का आदर्श व्यवहार से विचलन बढ़ जाता है और वो सरलता से द्रवित हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अवोगाद्रो नियम। तो अवोगाद्रो नियम में क्या है कि निश्चित ताप व दाब की परिस्थितियों पर गैस का जो आयतन है वो भी निश्चित होता है, मतलब समान होता है, लेकिन निम्न दाबों पर ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। बाकी का हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।